बंद कर दीजिए, अब देख लिया आपने कितना भी देखने जरूरत नहीं है। सर कुछ पूछेंगे उससे? तो हमने देखा था, आप थोड़ा पढ़े हैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो ये किसकी फोटो बनी है? एल कॉची है ना, कॉची थ्योरम आगे आएगा अगर आपने पढ़ा फिजिक्स में शायद रहता है। एक्चुअली जितने भी मैथ्स के साइंटिस्ट दिखेंगे ना सारे फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे, क्योंकि मैथ्स जो है फिजिक्स के लिए बनाया गया। तो फिजिक्स वाले जो साइंटिस्ट हैं जो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ाया जाता है। अब उसको पढ़ते पढ़ते कुछ दिक्कत आ जाती है, उस चीज को सॉल्व करने के लिए मैथ्स की एक अलग वो बन जाती है, एक अलग ब्रांच बन जाती है ना। इसी तरह से न्यूटन ने कैलकुलस बना दिया था है ना, और जॉर्ज कैंटर ने अलजेब्रा बना दिया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें सब मैथ्स में तो बनाया था भाई, सबको आदत होती है ना कलेक्शन करने की, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, कितने नंबर ऑफ कलेक्शन हो सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, क्योंकि उसी से फंक्शन आता है, कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें उसमें है। तो वो सारी चीजें हैं उसमें है ना। तो इसी तरह से कॉची भी फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कॉची थ्योरम बनाया था। आगे आप पढ़ेंगे, अगर बीएससी करेंगे या फिर बीटेक करेंगे तो उसके फर्स्ट ईयर मैथ्स में आता है। तो ये तो सब हम नहीं देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है प्रैक्टिकल जो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज टू फाइंड आउट एरिया। एरिया अंडर दी कर्व AUC है ना, ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, या फिर जो आपका एनसीईआरटी में है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन AOI, ठीक है, दोनों नाम से आप ध्यान रखते हैं, AOI या फिर AUC, ऐसे शॉर्ट वर्ड्स हम यूज करेंगे। तो जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना पिछले एक महीने से, इंटीग्रेशन है ना, तो ये चैप्टर बता रहा है कि आपको इंटीग्रेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, इंटीग्रेशन इतना क्यों रगड़ा गया आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो भी आप सबसे पहले हमने देखा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर उसके बाद आया डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने निकाल लिया, फिर उसमें आपने लिमिट लगा दी, ठीक है। अब कोई भी चीज जो होती है ना, जैसे मैथ्स में कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें एक तो उसका मैथमेटिकल पार्ट होता है, इस तरह का कैलकुलेशन होगा, और एक फिजिकल पार्ट होता है कि रियल वर्ल्ड में वो चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो ये मैंने शायद आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया था कि जैसे अगर आप कोई फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो a से लेकर b तक, ठीक है, इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा, मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ बना है और ये x की वैल्यू है a से लेकर b तक, तो x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक, तो इसका जो आंसर आएगा एक नंबर आएगा, है ना। फंक्शन आप इंटीग्रेट करोगे, फिर बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे तो एक फाइनल आंसर आ जाता है, नंबर आ जाता है इसमें, ठीक है। तो वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरिया रिप्रेजेंट करता है जो वो कर्व एक्स एक्सिस के साथ बनाता है a से लेकर b के बीच में, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व है? fx फ्रॉम a टू a से लेकर b तक है, इसको नोट करें। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में, जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल, सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रेपेजियम होता है, ये सारे जितने भी स्टैंडर्ड कर्व होते हैं ना, रियल लाइफ में स्टैंडर्ड कर्व नहीं मिलते हैं, रियल लाइफ में स्टैंडर्ड कर्व नहीं मिलते हैं। रियल लाइफ में अगर आपको पूछा जाए कि इस बोर्ड का एरिया निकालिए, तो यह कुछ रेक्टेंगल दिख रहा है, अप्रोक्सीमेट आप एरिया निकाल सकते हैं ना। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए कि सीलिंग का एरिया निकालिए, तो अब सीलिंग एरिया तो यहाँ तो बीच बीच में कहीं घपला है ना, तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल नहीं दिखेगा और ऐसे स्क्वायर भी नहीं दिखेगा, है ना, पूरा रेक्टेंगल मैच कर दे, हाँ, उसमें बीच बीच में से काट के निकालना पड़ेगा। चलो इसका निकालने का, हाँ, जैसे मान लो पेन का निकालना है, ठीक है, तो ये सिलेंडर है क्या? नहीं है, यहाँ तक ही सिलेंडर है, जो परफेक्ट सिलेंडर जो हम जानते हैं, ठीक है। उसके ऊपर छोटा सा कोन है, वो भी कोन जैसा नहीं एग्जैक्टली, है ना, ऐसा गया है, दिख रहा है ना, ऐसे कर्व है, एकदम स्ट्रेट कोन का आता है हमें एरिया। तो इस तरह के जो भी डायग्राम्स हैं, जो स्टैंडर्ड डायग्राम्स नहीं है, ठीक है, उनके एरिया और उनके वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो आपको 12th लेवल में इसका एरिया निकालना ही बताते हैं, है ना। अब जो 3D डायग्राम्स है उनका भी एरिया होता है ना, और इनका भी वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो 3D डायग्राम हम नहीं पढ़ेंगे, 3D डायग्राम को कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, ना तो एरिया निकालना पड़ेगा, ना तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसका एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन यूज होता है, ठीक है। तो वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, अगर आप मैथ्स लेते हो बाद में कभी तो उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या हो, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब हम देखते जाएंगे। ये चैप्टर सिंपल है ना,
इसकी 4-5 चीजें हैं, अगर वो आप ध्यान में रखेंगे तो इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से, है ना। और ये इंपॉर्टेंट भी है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि अगर आपको बनाना है कि कोई भी एरिया निकालना है, ठीक है, कोई भी एरिया निकालना है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये जो एरिया होता है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये एरिया किसके साथ देता है। तो पहली बात तो जिसका इस एरिया उसी का निकाल सकते हो जो चीज बंद है ना, जो चीज बंद है, खुली हुई है उसका एरिया कैसे निकाल लो। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना, ये तो इनफाइनाइट है ना, तो आपने कहीं रोका ही नहीं, इसको बंद ही नहीं किया, तो इसका एरिया इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोज्ड जो फिगर होते हैं ना उनका एरिया निकाला जाता है, जो क्लोज्ड नहीं है ओपन फिगर है उनका एरिया इनफाइनाइट, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। तो ये एरिया क्या होता है ना, जो लिखा है ना मैंने यहाँ पर, एरिया अंडर द कर्व, तो fx के नीचे वाला एरिया, और किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस कभी आपको क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा, है ना, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट किसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 x dx, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का इंटीग्रेशन x² 2, और इसमें लिमिट लगा दी 0 से लेकर 1 तक, 1 रख दिया पहले, 1/2 आ जाएगा और फिर -0, तो आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो ये तो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग निकाल दिया। अब ये देखेंगे क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कर्व कौन सा है, y = x है, फंक्शन क्या है, x का है, तो y = x लाइन आपने बनाई होगी, है ना, आप बना सकते हो उसमें। तो ये लाइन क्या है, x - y = 0, x 0, 0, 1, 1 इस तरह से। तो ये लाइन y = mx जैसी है ना, तो इस लाइन को आप बनाओगे तो ऐसे आएगी, ठीक है। अब इसमें x = 0 से लेकर 1 तक, तो 0 तो यही है और 1 यहां पर कहीं पर होगा, तो 0 से 1। तो अगर देखा जाए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो y = x फंक्शन बना है उसका x एक्सिस के साथ एरिया कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। तो ये एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये पॉइंट कितना है 1,1, तो ये 1,1 है, तो ये लेंथ कितनी है 1 और ये हाइट भी कितनी है 1। तो एरिया निकालेंगे, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया देखो कितना आ गया 1/2 आ गया, है ना। तो एरिया आप किसी भी तरीके से निकालिए और इंटीग्रेशन से निकालिए, दोनों आंसर सेम आएंगे, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें ऐसे सिंपल फिगर भी मिलेंगे, ट्राइंगल मिल जाएगा, कहीं स्क्वायर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं उसको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना है ना, नॉर्मल वाले जो आपके फॉर्मूले वो लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल दिख गया, तो ट्राइंगल दिख गया तो मैं इसका एरिया नॉर्मल फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ, जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला जाए कि सॉल्व दिस और फाइंड आउट दिस एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना, तो हमें इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है। वैसे ऐसा बहुत कम होगा, कहीं कहीं होगा जहां पर आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा और ऐसे ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। तो इसी क्वेश्चन को हमने दो तरह सॉल्व किया, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इस तरह से। तो हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, इसमें कई तरह के फंक्शंस बनेंगे, तो हम देखते जा रहे हैं एक एक करके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ये कैसे एरिया हुआ, है ना, ये थोड़ा सा एक आपको बता देता हूं। आपने फिजिक्स में काफी बार पढ़ा होगा, देखो थोड़ा एक हिंट देने के लिए, जैसे मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पर dx लेंथ की एक छोटी सी स्ट्रिप ली है, तो ये एक जो बनेगा इसको मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूं। इस तरह से ये वाला जो एरिया है कितने रेक्टेंगल से बना है, इनफाइनाइट रेक्टेंगल से, है ना। ये बहुत ही पतला सा रेक्टेंगल है, इसके बगल में एक छोटा रेक्टेंगल है, उसके बगल में, है ना, क्योंकि dx बहुत छोटा होता है ना, डेल्टा x बड़ा होता है। डेल्टा x अगर आपने निकाला x2 - x1, डेल्टा x बड़ा होता है ना, लेकिन dx और छोटा होता है, और छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। dx मतलब कि दोनों x में डिफरेंस ऐसा कुछ है, ऑलमोस्ट 0 डिफरेंस है, 0.00 इतना, ठीक है। तो ये छोटा सा रेक्टेंगल बन गया। तो अगर ये dx है, ठीक है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो फंक्शन है यहाँ पर, है ना, ये तो fx होगा। इस पॉइंट की अगर बात करें तो कुछ एक पॉइंट ये कैसे हो जाएगा, अगर मैं x रखूं, देखो फंक्शन क्या है यहाँ पर, ये लिख लिया ना, देखिए तो ये फंक्शन कौन सा है, y = fx। तो देखिएगा यहां से x डिस्टेंस पर, तो ये लेंथ x हो गई,
y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो यहाँ पर रख दिया x तो रखा ही है, तो y कितना है fx है, तो पॉइंट कितना आ गया x, fx, ठीक है। तो ये लेंथ x है और ये लेंथ कितना है dx, और ये fx क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ही तो इसका हाइट होता है, देखो ये हाइट है। तो इस छोटू सा रेक्टेंगल इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा fx इंटू dx, तो ये इसका एरिया है ना, इसका एरिया छोटे से रेक्टेंगल। इसी तरह से मैंने क्या किया कि इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स ए से बीच के रेक्टेंगल्स को जोड़ दिया है ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। तो इस हाँ सब तरह रेक्टेंगल बन जाएंगे, देखो एक आगे लेके जाएंगे। अब वो दिख रहा है कि रेक्टेंगल नहीं है, एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल है ना, अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल। तो इसलिए एरिया जो आता है वो अप्रोक्सीमेट एरिया आता है, एग्जैक्ट एरिया नहीं निकाल पाते हैं, अप्रोक्सीमेट एरिया निकालते हैं। और इसी को a से लेकर b तक इंटीग्रेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं a से लेकर b तक के सारे रेक्टेंगल के एरिया, तो यहाँ से आंसर आ जाता है आपका रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिजिक्स में किया होगा, x डिस्टेंस पर एक dx की स्ट्रिप ली है ना, उस पर एक चार्ज है dq और उसका कुछ बहुत सारी चीजें निकालते रहते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। For a function, देखिए, for a function y is equals to fx, for a function y is equals to fx, area with x axis is area with x axis, ये कितना होता है, y dx होता है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। x एक्सिस के साथ एरिया होता है y dx, ये लिखा है fx dx, fx क्या है, y है, y dx, ठीक है। y की वैल्यू हम क्वेश्चन से रखेंगे, ठीक है। x एक्सिस के साथ एरिया कितना होता है, y dx, ठीक है। तो बताइए एरिया विद y एक्सिस क्या होता है, हाँ x dy, इसकी कम जरूरत पड़ती है लेकिन फिर भी जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो वैल्यूज है किसकी वैल्यूज है, लिमिट्स किसकी होती है, अगर यहाँ dx है x की लिमिट्स होती है ना, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये लिमिट्स किसकी है, x की लिमिट्स है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, लिमिट्स है ऑफ x की। तो अगर यहाँ पर dy आ गया तो लिमिट किसकी आएगी, y की, है ना। और ये कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, y एक्सिस आपसे ये पूछ दिया कि भाई ये एरिया निकालिए c से लेकर d तक का। तो अब मुझे दिख रहा है कि एरिया किसके साथ निकालना है, y एक्सिस के साथ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x dy, और y की वैल्यू है, y एक्सिस पर y की वैल्यू है c से लेकर d तक। आया समझ। तो ज्यादातर ये यूज होता है 90%, कुछ क्वेश्चंस में ये यूज हो जाता है, तो इसलिए हमने दोनों डिस्कस किया। एरिया विद x एक्सिस y dx, एरिया विद y एक्सिस x dy। पहला याद रखें बस, दूसरा तो अपने आप याद रखें। सेकंड पॉइंट, डायग्राम बना के देखो सेकंड वाले। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एरिया अबव एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया अबव एक्स एक्सिस एरिया अबव एक्स एक्सिस, नहीं एरिया की जगह लिख दीजिए इंटीग्रेशन, एरिया की जगह इंटीग्रेशन लिख दीजिए। इंटीग्रेशन अबव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, integration above x axis is positive and below x axis is negative. Area above x axis is positive
एंड बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव. एरिया नहीं, इंटीग्रेशन. हाँ, इसीलिए तो एरिया पॉजिटिव होता है. तो देखो ये पॉइंट भी समझा देता हूं मैं. तो जैसे मान लीजिए अगर आपका फंक्शन इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ए से लेकर बी तक का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है. और इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन है, ये भी ए से लेकर बी तक का एरिया निकालना है, ठीक है. तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो ये एरिया अगर आप फॉर्मूले से देखोगे तो x के साथ एरिया कितना आ जाता है. अगर ये फंक्शन fx है तो y इज इक्वल टू fx, तो भी बताया x एक्सिस के साथ y dx, ठीक है, a से लेकर b तक. इसका एरिया भी क्या आएगा, y dx. x एक्सिस के साथ ही है ना, x एक्सिस के साथ है, x एक्सिस के साथ लगा हुआ तो y dx आ जाएगा a से लेकर b तक. अगर यहाँ पर कुछ y इज इक्वल टू gx दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है. अब वैसे तो एरिया है, तो अब इंटीग्रेशन को तो पता नहीं है कि वो एरिया निकाल रहा है. इंटीग्रेशन को तो पता नहीं है ना, नहीं तो एरिया निकालने के लिए वो क्या करता है, वो तो वैल्यू निकालेगा. जब सोचो यहाँ पर y, जो आप ध्यान से सोचो, ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया था इसी का एरिया लिखा है y dx, है ना, छोटे वाले रेक्टेंगल का. तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव होगा, है ना, और dx ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होता ही. अब सोचो इसकी बात करें अगर, तो ये यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा, तो बताओ इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा. तो y नेगेटिव और dx तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफरेंस है, ये तो पॉजिटिव होगा. तो अगर y नेगेटिव आ रहा है तो इसका आंसर कैसा आने वाला है, नेगेटिव आएगा, है ना. तो पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई कर्व देखोगे जो x एक्सिस के ऊपर है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप लगाओगे उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना. और जब बिलो कर्व को आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, है ना. तो जब नेगेटिव है, हाँ, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे. आया समझ में. जो भी बिलो एक्स एक्सिस है उसका एरिया निकालते हैं, लेकिन आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं. ये बात आई समझ में कि नहीं आई, है ना. क्योंकि ये वैल्यू कैसे आने वाली, नेगेटिव आने वाली है, और उसमें माइनस लगा दिया तो अब ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, है ना. ये एरिया जाएगा, ठीक है. या फिर एक और चीज करते हैं यहाँ पर बुक में कि आप मॉड लगा दो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कंबाइन करके आप चाहें तो. अगर आपको पता है कि ये ऊपर बन रहा है तो एरिया ये आ जाएगा पॉजिटिव में, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको पता है नीचे बन रहा है तो आप माइनस लगा दीजिए, है ना, तो पॉजिटिव आ जाएगा. और अगर नहीं पता है कहां बन रहा है तो क्या कर दें, मॉड लगा दीजिए. कुछ भी हो हमेशा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है. ये बात आई समझ में. तो जब भी नीचे चला जाएगा कर्व तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है. तो एरिया निकालने के लिए आप क्या कर दो, उसमें माइनस लगा दो. ये नोट कर लीजिए, ये सेकंड पॉइंट है. y dx को याद रखिएगा ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब y dx, ये ज्यादातर यूज होगा. हो गया पॉइंट. area for the following area for the following diagram.
देखिए इसका एरिया निकालना है। मान लीजिए आपने कोई डायग्राम बनाया कुछ कुछ साइन जैसा है ना, अगर साइन का एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालने के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ध्यान से सुनना ना, उसके बाद लिख लेना। तो इसका एरिया क्या होगा, अगर ये फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो एरिया कितना हो जाएगा, x एक्सिस के साथ एरिया कितना होता है y dx, और कहां से कहां तक का निकालना है, a से लेकर b तक। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन है, ये तो a से लेकर b तक का एरिया कैलकुलेट कर देगा, है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अगर बीच में c पॉइंट है तो a से c तक का एरिया निकालेगा और c से b तक का एरिया निकालेगा। तो बताओ, अच्छा बताओ, अगर इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आया, ठीक है, इसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट आया, तो टोटल एरिया कितना होगा, 1 आएगा, सिर्फ 1। लॉजिकली सोचो, इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 3 है, वैसे तो टोटल एरिया कितना होगा, 7 होगा, यस सर, -1 क्यों, 7 होगा ना। यस सर, ज्यादा दिमाग लगा दिया, नहीं सही, थोड़ा सही डायरेक्शन में लगाया, लेकिन 2 स्क्वायर है, इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 4 है, तो ऐड कर देंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि अब इंटीग्रेशन को तो पता नहीं है कि वो एरिया निकाल रहा है, तो इसका आंसर वो कितना देगा, -4 देगा। तो ये जब निकाल रहा होगा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेगा -4, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेगा 3, तो आंसर क्या दे देगा, -1, जो कि गलत है। आई बस गलत है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्यों गलत है, क्योंकि इसका एरिया 4, इसका एरिया 3 दिख रहा है मुझे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस दुर्घटना से बचने के लिए, नहीं मॉड लगाओ तो क्या फायदा, -4 3 मॉड लगा दो, -1 का मॉड आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी गलत है। तो हम क्या करते, नहीं सुनो, हम क्या करते हैं, तो हमने पढ़ा था इसका एरिया हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले हम एरिया निकालेंगे a से लेकर c तक का, a से लेकर c तक क्या हो जाएगा, y dx, और हमें पता है ये आंसर कैसा आने वाला है, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगा देंगे। आई बात समझ में, ये x एक्सिस के नीचे वाला एरिया है, उसको निकालने के लिए मैंने माइनस लगा दिया, और वो वाला एरिया कैसे निकालेंगे, c से लेकर b तक निकाल देंगे y dx। तो थर्ड पॉइंट ये था, आई बात समझ में, है ना, कि जब भी आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, अगर कुछ पार्ट नीचे है कुछ पार्ट ऊपर है, तो उसका एरिया एक बार में नहीं निकालते हैं। जो नीचे वाले पार्ट है उनका अलग से एरिया निकाल लीजिए और उसमें एक बार माइनस लगा दीजिए, तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और फिर ऊपर वाले का अलग निकाल के उसको ऐड कर दीजिए। नोट करिए, तो पार्टी करना पार्टी है ना, इसलिए आप छुट्टी रखते हैं ताकि पार्टी कर सको, क्या आप लोग घर में पार्टी कर सको। पार्टी कल क्लास है ना, कल क्लास होगी आपकी सुबह होगा एक्चुअली, फर्स्ट हाफ बिल्कुल सुबह ही रखो। वो कैंप में केमिस्ट्री वो 2 से 4 होता है जैसे, कौन सी सिर्फ 2 से 4 पता नहीं होगा, तो सर फिर उनके जो और स्टूडेंट हैं तो वो ऑनलाइन बता देंगे ना सब। क्लासेस आपकी फर्स्ट हाफ में होगी, टाइम बता दिया जाएगा आपको, है ना, मोस्टली 10 से 1 या 2 के बीच में होगी, ताकि आप शाम को एंजॉय कर सकें। जल्दी करो और जल्दी 8 बजे बुला ले, 4 बजे आने में दिक्कत हो रही है, एंजॉय तो सर दिखेगा नहीं कोचिंग का, ऐसे देखना पड़ेगा। हम लोग ज्यादा सर आज रात 12 बजे बनाओ, जल्दी बुला ले पार्टी ना 10 से 1 के बीच में होगी आपकी क्लास, तो बता दीजिए 3 घंटे की। नहीं सबसे पहले देखेंगे, है ना, सबसे पहले करते हैं। छुट्टी हो, हाँ सैटरडे भी छुट्टी है, कल सैटरडे, परसों है, परसों सैटरडे, नहीं होगी बात है, क्या सर बिल पास हो गया सर, मदरसे वालों आपको कितना मिला, क्या पता इंटरव्यू पता है शाम को 6 बजे इसकी वाली हाँ वो भी पता था, इंटरव्यू
ट्वेल्थ पास की पड़ी हुई है। हो गया? यस सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड। Find the very important question. Find the area enclosed by circle. क्या सर? Find the area enclosed by. हाँ. Find the area enclosed by circle. X square plus y square is equals to a square. तो इसके लिए आपने जो क्लास 11th में कोनिक सेक्शन पढ़ा था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बता देता हूँ मैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? देखिए, ध्यान से सुनने तक। अगर मान लीजिए किसी सर्कल का सेंटर h, k और रेडियस r दिया हुआ है ना? सेंटर h, k और रेडियस r, तो इक्वेशन क्या होती है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। और यही अगर सेंटर 0, 0 और रेडियस r ही रहे तो क्या हो जाता है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, ये ज्यादातर यूज होता है ना? तो अभी तो बता दिया सर्कल है ना, आगे नहीं बताएंगे क्वेश्चन में, तो आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि क्या लिखा है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, याद रखिए। तो सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है, 0,0 ही आएगी नहीं दोनों पता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम 0,0 आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो याद होना चाहिए। तो सर्कल कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा। ओरिजिन इसका सेंटर हो गया और रेडियस r हो जाएगी, तो ये पॉइंट सारे आप निकाल सकते हो, है ना? इसलिए r,0 माइनस r,0, तो उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो सर्कल की इक्वेशन। सर्कल के बाद आपने पढ़ा था एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हाँ आएगा, सब आएगा। तो ये कैसा दिखता है? एलिप्स जैसा दिखता है, ऐसा बनता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो ये पॉइंट होते हैं a, 0, इसको लिख लेना है ना, ऐसे नहीं बताएंगे। माइनस a, 0, 0, b, बस इन 4 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी एरिया निकालने की। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। कैसे पहचानेंगे? सब कुछ स्क्वायर होता है, बीच में प्लस आता है। ठीक है, एलिप्स हो जाता है। अब इसमें भी 2 तरह के एलिप्स होते हैं, तो वहां पर देखा जाएगा। इसके बाद आता है पैराबोला। इसके पहले आता था एक्चुअली पैराबोला, ये भी काफी यूज होगा। तो 4 तरह के पैराबोला होते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4ay। तो ये तो शायद मैं बता चुका हूँ पहले, है ना? एक बार डिस्कस किया था। तो ये देखो कैसे बनते हैं पैराबोला, उसके नीचे ये बना लीजिएगा। तो राइट हैंड साइड की तरफ अगर मुंह खुला होता है, इसको क्या बोलते हैं? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। देखो ये यहाँ से दिख रहा है प्लस और यहाँ पर x, तो किसकी तरफ मुंह खुला रहेगा? पॉजिटिव x। आई बात समझ में, है ना? और अगर इस तरफ मुंह खोल देंगे तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बताइए? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, है ना? माइनस x की तरफ। आई बात समझ? ऊपर की तरफ खुला रहेगा तो क्या इक्वेशन आएगी? प्लस y की तरफ खुला है ना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 4ay। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4a। क्या कमल का फूल बन गया? कमल के फूल की इक्वेशन लिख लो। देखो यार, लिख लो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बिना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं लेगा। हाँ, नहीं लेगा। सॉल्व करने की तो बात अलग है, लेगा ही नहीं। आप देखो, अगर बुक देखोगे तो हर जगह आपको डायग्राम दिखाई देंगे, और ज्यादातर में देखो देखो क्या दिख रहा है? 3 इलिप्स है यहाँ पर, 1 पैराबोला है। और दिखाते हैं आपको, देखो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, ये कुछ और है। देखो यहाँ पर भी हर जगह इलिप्स, हाइपरबोला, यही दिखेगा ना। तो इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आगे कर पाओगे आप, नहीं तो ठीक है। सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला, एक और बचे हाइपरबोला। क्या होती है क्वेश्चन बताइए? भूल गए यार, यहाँ माइनस लगा है, ऐसे छोड़ के आए कि कभी देखना ना पड़े।
छोड़ के आ गए इसे। आया तो क्या हुआ? नहीं नहीं सर पढ़ा है हाँ बता रहे हो गए। सर्कल लिख लिया? सर्कल लिख लिया? हाइपरबोला लिखो। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकता है। ऑनलाइन एनडी वाले लेक्चर से उसमें सब पढ़ाया मैंने, 2 लेक्चर में सब कुछ कवर है अच्छे से उसमें, लेकिन उतने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें याद है ना। ये सब नाम सुने होंगे ना, एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकल कॉर्ड, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें निकालते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये 2 पैराबोला जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं। क्योंकि पैराबोला पास है ना, दूर दूर हो गया, पैराबोला नहीं रहा है, क्या बन जाता है? ये हाइपरबोला बन जाता है। एक और बता देते हैं, दूसरा एक हाइपरबोला होता है, वैसे इससे काम चल जाएगा। इसमें बता देता हूं मैं, इलिप्स एक बार लिख लीजिएगा। ये डायग्राम कब है? जब a ग्रेटर देन b है, सबके लिए है। डायग्राम कब है? जब a ग्रेटर देन b है। जब b ग्रेटर देन a होगा तब क्या डायग्राम होता है? b ग्रेटर देन a होगा, इसको 90 डिग्री घुमा दें, इस तरह से बनाओ उसको, पॉइंट वही रहेंगे। फॉर्मूला चेंज होगा कहाँ फॉर्मूला वो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ना, जरूरत नहीं है, कहीं कहीं कर देते हैं लेकिन जरूरत नहीं। लिखो इसको और नोट कर लेना। इलिप्स है ना, इलिप्स इंपॉर्टेंट है काफी, इसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं। इलिप्स के और पैराबोला के और सर्कल के, इन 3 के ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। हाइपरबोला तो नहीं दिखेगा। हाइपरबोला इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि दोनों तरफ से खुला हुआ है ना, कहाँ एरिया उसका निकालोगे? ये तो ऑलरेडी बंद है, तो एरिया निकाल लेते हैं। सर्कल भी बंद होता है, और पैराबोला को एक डंडा लगा के बंद कर देते हैं। इसको कॉर्ड बोलते हैं ना, कॉर्ड बोलते हैं उसको, तो कॉर्ड लगा के बंद कर देते हैं, फिर एरिया निकाल यहाँ में जो डंडा लगाया इसमें उसको जोर लगाया। क्वेश्चन लिखिए आप। तो क्वेश्चन जो हमारा था ना, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताइए इसका एरिया कितना होगा बिना सॉल्व किए? किसका? 0। फाइंड द यार बिना सॉल्व करे मतलब 0 या 1 आंसर आएगा। सोचिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो क्या बताया एरिया जीरो है इधर पाई और रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस कितनी है? a स्क्वायर a है, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई a स्क्वायर। ये आंसर है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी रेडियस कितनी है? a है, पाई a स्क्वायर आंसर है। लेकिन इसको हम किससे करेंगे? इंटीग्रेशन से करेंगे इसको। ठीक है, हाँ तो होते ही तो बताया क्या नहीं था, सबको पता है। और पता नहीं क्या पूछ लिया है। बाबा ने IIT के स्टूडेंट इतना सिंपल कैसे हो सकता है? कभी लॉजिक नहीं लगता। देखो इंटीग्रेशन से निकालना है, उसके आगे लिख लेना यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ध्यान से सुनना कैसे क्वेश्चंस होंगे, इधर इधर ध्यान से देखना है ना। तो पहले क्या करेंगे, आपको इसका डायग्राम बनाना। हर क्वेश्चन में डायग्राम के अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। अच्छे खासे मतलब कि अगर 5 नंबर का आएगा तो 2 नंबर डायग्राम के लिए रहेगा, 3 नंबर का आएगा तो 1 आध नंबर डायग्राम के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये हम उसके लिए हमें पता होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर कितना है अभी बताया था, 0,0 है ना। तो एक सर्कल बना लीजिए जिसका सेंटर 0,0 हो। ये सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी है? a। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? a। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? a,0। ठीक है, तो अब देखिए इनका एरिया, जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि y एक्सिस के नीचे ना जाना पड़े। ठीक है, और हम वो भी कोशिश करते हैं कि x एक्सिस के लेफ्ट में जाना पड़े। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही सारे एरिया निकल आए, क्योंकि उसमें साइन में कोई गड़बड़ नहीं होता। तो हम देखो हम जानते हैं कि अगर ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है,
तो ये दोनों 90 90 है, तो ये सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, बस इसका एरिया निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो एरिया किसके साथ देता है, एक्स एक्सिस के साथ एरिया देता है ना। तो अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन ये लिखी हुई है, तो यहाँ से कर्व की इक्वेशन निकाल के मैं एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालूंगा, तो सिर्फ इतना पार्ट का एरिया आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसका एरिया एक्स एक्सिस के साथ, एरिया ऑफ दी, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद एक्स एक्सिस। क्या होता है फॉर्मूला एरिया विद एक्स एक्सिस, वाई डी एक्स। लिमिट्स किसकी आएंगी, एक्स की लिमिट। तो एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, तो एरिया आपको कहां से कहां तक मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्या है 0,0। तो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है, a तक, 0 से लेकर a तक। अब इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ dx है, तो यहाँ पर x का फंक्शन होना चाहिए, तो y की वैल्यू रखते हैं हम जो हमें क्वेश्चन दिया है, तो वहां से y निकालेंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। प्लस माइनस आता है, लेकिन आप सोचिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y कैसा होगा, प्लस माइनस ना भी लिखो तो गुना नहीं होता, ठीक है। y इज इक्वल टू प्लस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां पर रख दिया, तो एरिया आ गया इंटीग्रेशन, तो एरिया ऑफ सर्कल लिख देते हैं पूरा, तो एरिया ऑफ सर्कल ये क्वाड्रेंट पार्ट का है, 0 से लेकर a, और यहां पर रख दिया रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा पूरे सर्कल का एरिया, है ना, 1/4 का एरिया ये लिखा हुआ है बाई dx। यहां से लेकर यहां तक का एरिया मैंने निकाला है। दूसरा तरीका भी कर सकते थे, देखो ये पॉइंट क्या होगा, माइनस a, 0, तो मैं ये भी कर सकता था, माइनस a से लेकर a तक का एरिया निकाल के क्या कर दे, 2 से डबल कर दे, है ना। तो जब माइनस a से a तक का एरिया निकाल रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा, ऊपर वाला एरिया निकालना है ना, ऊपर से, तो उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे हो गया। अब देखो, तो ये फॉर्मूले आए, वो हमने लास्ट में इंटीग्रेशन में पढ़े थे, 3 बड़े बड़े फॉर्मूले, यहाँ के 80-90% क्वेश्चन वही फॉर्मूले, तो वो याद होना है, ठीक है। तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कौन बताएंगे, बताइए, कुछ बोल रहे हैं ना, 3 बड़े बड़े जो फॉर्मूले थे, x अपॉन में 2, x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ a स्क्वायर, फिर सर साइन इनवर्स वेरी गुड, साइन इनवर्स a बाई x बाई x, और इसमें 0 से लेकर a। अब लगा दीजिए लिमिट, तो देखो पहले a रखेंगे, 4 बाहर, तो a रख दिया मैंने, तो देखो यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर कट गया, 0 आ गया, तो ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ a रखने का कुछ फायदा नहीं। यहाँ a रख दिया तो a अपॉन a, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, तो ये a रखने पर है, माइनस 0 रखा, तो देखो 0 रखा, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो इसकी वजह से ये खत्म हो गया, तो ना तो इसमें बचा ना उसमें बचा, यहाँ 0 रख दिया, तो a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन a, तो a से a कट गया, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, है ना, क्योंकि 1 को लिख सकता हूं मैं साइन 90, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो पाई बाई 2 दिखेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, और ये साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, साइन इनवर्स 0 होता है, तो खत्म हो गया, 4 से 4 कट गया, एरिया कितना आ गया, पाई a स्क्वायर, सही था हमारा फॉर्मूला। उसका एरिया इसी तरह से निकाला गया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आया फॉर्मूला, इस तरह से आया। जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला किससे आया, इंटीग्रेशन से आया, इसलिए आप देखो उसका कभी प्रूफ नहीं बताया, पता है, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर, है ना, तो यही प्रूफ है। सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर h कैसे निकला है, इसी से, देखिए इंटीग्रेशन ही है वो, जो पीछे आप कब से पढ़ रहे हो, छोटे बचपन से, हाँ इंटीग्रेशन आप बचपन से पढ़ रहे हैं, 12 साल बाद तो आज की कहानी हम यही खत्म करते हैं। कल हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1, इसमें 8.1